आज का एक केस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो जो लोग उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते या फिर अगर आप किसी गलत फेज़ में अपनी लाइफ के अभी गुजर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ में ऐसा बोलता हूँ ना कि ये सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए है, बट ये वाला केस मैच्योर ऑडियंस के अंदर भी कुछ छाट के मुझे व्यूअर्स अपने ढूंढने पड़ेंगे जो इस केस को पूरा देख सकते हैं, वरना ऐसा कुछ देखना या फिर उसको डाइजेस्ट कर पाना ये इम्पॉसिबल है। लेकिन इस केस के अंदर जो हुआ, ना सिर्फ उसने पूरे एक देश के नियम कानूनों को बदला, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस बात के लिए सुर्खियां बटोरी कि क्यों आज तक ये सवाल ऐसे के ऐसा खड़ा है कि क्यों। और दूसरी बात, आप में से बहुत सारे लोग कहते थे ना कि आजकल विकी की स्टोरीज में मज़ा नहीं आ रहा या फिर पहले जैसी खतरनाक स्टोरीज कवर नहीं करता। देखिए रीज़न है, मैं पहले जो स्टोरीज कवर करता था वो लोगों के माइंड में बैठने लगी थी। बहुत सारे लोग उसको देखकर, उसको फील करके पॉसिबली डिप्रेशन में जा रहे थे या फिर वो उनके माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। इसलिए मैंने अपने स्टोरी के नीश को थोड़ा सा बदला और उसको बहुत ही कैजुअल सा रखा। लेकिन आज वाली स्टोरी बिल्कुल भी कैजुअल नहीं है, इसलिए आप भी ये जो आपके सामने बैठा हुआ है बहुत ही कैजुअल वे में लाइक बटन, इसके बैठने के तरीके को थोड़ा सा बदल दें, दबा दबा कर सब्सक्राइब बटन को भी थोड़ा सा साथ में बैठा लें अपना, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना को समझने के लिए हमें नॉर्दर्न वियतनाम के लांगसोंग प्रोविंस के हुलुंग शहर में जाना पड़ेगा। और टाइम था जनवरी 2025 का। वियतनाम में ये टाइम टैट का था। टैट वहां पर लोनार न्यू ईयर को कहा जाता है। वहां के लोग ये अपना नॉर्मल न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करते, वो लोग लोनार न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। और इस टाइम पर सभी लोग इसी नए साल की तैयारियों में लगे हुए थे। और इन सब के बीच में इसी शहर के अंदर खड़ी हुई एक पुरानी सी सरकारी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के अंदर कुछ ऐसा कांड हुआ जो इस टाइम पर तो सामने नहीं आने वाला था। लेकिन इस बिल्डिंग में कुछ दिनों पहले यही काम करने वाले सरकारी लोगों ने इस बिल्डिंग के अंदर लास्ट अपनी फेयरवेल पार्टी करी थी, क्योंकि अब जल्दी वो इस बिल्डिंग को छोड़कर एक नई बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होने वाले थे। सो इन लोगों ने इस बिल्डिंग की फेयरवेल के साथ साथ नए साल की भी पार्टी एक साथ सेलिब्रेट कर ली। असल में इस बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे थे मार्केट मैनेजमेंट के टीम नंबर 4 के लोग, और ये टीम स्पेशली चाइना से होने वाली स्मगलिंग को प्रिवेंट करने के लिए वहां पर काम कर रही थी। जितने भी सरकारी लोग थे वो सारा ये ध्यान रखते कि कुछ भी सामान चाइना से स्मगल होकर यहाँ ना आ जाए या फिर यहाँ से स्मगल होकर चाइना में ना चला जाए। अर्ली जनवरी के अंदर ही ये लोग इस बिल्डिंग को खाली करके अपनी नई बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट भी हो चुके थे, पार्टी वगैरह सेलिब्रेट हो चुकी थी। लेकिन अभी भी जो उस टीम के अंदर काम करने वाले मेन लोग थे, उन लोगों के पास इस बिल्डिंग की चाबी थी। वो लोग अभी भी इस पुराने वाली बिल्डिंग में ताला खोलकर जा सकते थे। और अब दिन आ चुका था 25 जनवरी 2025 का। इस दिन नुएन सुएन डैट नाम का एक आदमी अपने गांव से निकलकर हुलुंग शहर की इसी बिल्डिंग में आया। असल में इस नुएन ने अपने घर से निकलने से पहले इसी हुलुंग शहर में रहने वाले एक आदमी को फोन किया था, और उस आदमी ने ही इसको फोन करके यहाँ बुलाया था। सो जैसे ही नुएन इस हुलुंग शहर में पहुंचा, उसको एड्रेस दे दिया था कि तुम्हें इस बिल्डिंग के अंदर जाना है। ये उस बिल्डिंग के अंदर गया और उसके बाद कभी जिंदा वापस बाहर नहीं आया। ना तो किसी को कोई चिल्लाहटों की आवाज आई, ना ही आसपास किसी ने कुछ अजीब चीज देखी, ना ही अजीब लोगों को देखा। और कमाल की बात यहां यह थी कि इस बिल्डिंग के अंदर 25 जनवरी 2025 के दिन जो हुआ था वो कुछ दिनों के अंदर सामने नहीं आने वाला था, बल्कि आने में इसको बहुत बहुत लंबा टाइम लगने वाला था। असल में 10 फरवरी तक आते आते इस बिल्डिंग के आसपास रहने वाले लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ जो आसपास आवारा कुत्ते घूमते हैं या फिर जो भी जानवर हैं, वो जानवर आजकल इस बिल्डिंग के अंदर बहुत बार जा रहे हैं। और जाते हैं तो वो खाली हाथ नहीं आते, बल्कि उनके मुंह में कुछ हड्डियां होती हैं या फिर उनके मुंह लाल होते हैं, उनके मुंह के ऊपर खून लगा होता है। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि इस बिल्डिंग के आसपास से बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। और ना सिर्फ बदबू आ रही थी, बल्कि इस बिल्डिंग के आसपास बहुत सारी मक्खियां वगैरह भी भिन आ रही थी। देख के लग रहा था कि कुछ ना कुछ अटपटा इस बिल्डिंग के अंदर जरूर हुआ है। लेकिन हद तो तब हो गई जब इतना सब कुछ देखने के बाद भी किसी भी व्यक्ति ने, आसपास रहने वाले किसी भी आस पड़ोसी ने पुलिस के अंदर कोई फोन कॉल नहीं किया, कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई कि एक बार आकर इस बिल्डिंग के अंदर चेकिंग करो। या फिर आसपास रहने वाले लोगों में से किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक बार इस बिल्डिंग के अंदर जाकर खुद से चेक कर ले। नहीं, ऐसा कुछ किसी ने नहीं किया। और अब दिन आ चुका था 2 जुलाई 2025 का। अभी तक भी किसी ने इस बिल्डिंग के अंदर जो कुछ हुआ था उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। और पुलिस वालों को भी बहुत ही कोइंसिडेंस के साथ ये चीज़ पता चली। असल में पूरे वियतनाम के अंदर कुछ वीडियोस और फोटोज थी जो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया के ऊपर।
स्पेशली प्राइवेट ग्रुप्स के अंदर जो भी वहाँ बने हुए थे। और आपको पता होगा कि पुलिस वाले किसी भी देश के हों, वो इस तरीके के कंटेंट के ऊपर नजर रखते हैं, चाहे आप कितना भी सिक्योर खुद को क्यों ना समझें, बट पुलिस वाले देख सकते हैं कि किस ग्रुप के अंदर क्या चीज वायरल हो रही है। और ऐसा ही वियतनामी पुलिस ने, इस वुलुंग शहर की पुलिस ने नोटिस किया 2 जुलाई 2025 को कि आसपास के जितने भी प्राइवेट ग्रुप्स बने हुए हैं, इनके अंदर कुछ फोटोज हैं और कुछ वीडियोस हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। सबसे पहले पुलिस वालों के सामने टेलीग्राम का एक ग्रुप जिसका नाम प्रीव्यू था, वो ग्रुप सामने आया और इस ग्रुप के अंदर सिर्फ 11 मेंबर्स थे। इस ग्रुप के अंदर असल में कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले गए थे दूसरे एक चाइनीज टेलीग्राम ग्रुप के, जिसके अंदर 41 कुछ मेंबर्स थे। और इन 41 मेंबर्स वाले ग्रुप के अंदर कुछ वीडियोस फोटोज वायरल हो रही थी। और उन 41 लोगों में से मेंबर्स ये डिस्कस कर रहे थे कि उनके पास ये वीडियोस और फोटोज 24 जून को ही आ चुकी हैं। पुलिस वालों ने बहुत ही क्लोजली इन दोनों ग्रुप्स के ऊपर नजर बना के रखनी शुरू कर दी, जिसके बाद सामने आया कि इन दोनों ही ग्रुप्स के अंदर बहुत ही एक्सप्लिसिट फुटेजेस और फोटोज हैं जो आपस में लोग खरीदारी कर रहे हैं, बेच रहे हैं एक दूसरे को। और इन सब लोगों ने मिलकर इस पूरे पैक का नाम, ये जो पैक बना रखा था इन्होंने, एक जिप फाइल बना रखी थी जिसके अंदर ये सारी फोटोज और वीडियोस थी, इसका नाम रखा हुआ था द वियतनामी बुचर। इस पैक को वो सेल कर रहे हैं आपस में। जब पुलिस वालों ने इन दोनों ही ग्रुप्स के अंदर से वो सारा मटेरियल बाहर निकाला और उसको देखना चाहा, तो पुलिस वालों के सामने बहुत सारी फोटोज थी, कुछ क्लिप्स थी और एक 6.5 मिनट लंबी वीडियो थी जो इन फोटोज और बाकी छोटी छोटी क्लिप्स को मिलाकर बहुत ही परफेक्टली, नीटली, बहुत ही नाइसली एडिटेड वो फुटेज बनाई गई थी 6.5 मिनट की। और इस 6.5 मिनट की फुटेज में सबसे पहले रिहर्सल दिखाई गई थी। एक वो काम करने वाले थे, उस काम के रिहर्सल एक कमरे के अंदर वो कर रहे हैं और बाद में तकरीबन 2-2.5 मिनटों की जब वो वीडियो बीत गई, उसके बाद असल काम शुरू हो रहा था। और बाकी की फुटेज के अंदर कुछ ऐसा था जो मैं अगर आपको बता दूं तो आप उस चीज के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि 25 जनवरी 2025 के दिन गुएन शुएन डैट वो अपने गांव से यहाँ आया था, उसको एक कॉल करके यहाँ पर बुलाया गया था और वो सीधा इस बिल्डिंग के अंदर गया। असल में ये फुटेज भी इसी बिल्डिंग के अंदर एक कमरे के अंदर रिकॉर्ड की गई थी। सेम टाइल्स, सेम वो दीवारें, सारा कुछ उस फुटेज के अंदर दिख रहा था। प्लस उस फुटेज के अंदर ये गुएन शुएन डैट ये भी वहां पर उस फुटेज के अंदर मौजूद था। और ना सिर्फ मौजूद था बल्कि पूरा नंगा, ऊपर से लेकर नीचे तक नंगा, इसने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ। रिहर्सल वीडियो में जो कुछ किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इसने जो मेन काम इसका कैसे शुरू हुआ, मेन वीडियो के अंदर वो कैसे शुरू हुआ, असल में नीचे एक बड़ा सारा चॉपिंग बोर्ड जिसके ऊपर हम वेजिटेबल्स वगैरह कट करते हैं, वैसा एक बड़ा सारा चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ था एक टेबल के ऊपर। और उस टेबल पर इस गुएन शुएन डैट ने अपना सिर रखा हुआ था, जबकि उसके बराबर में ही एक और आदमी जिसने एडिडास का एक ट्रैक सूट पहना हुआ है, उसके हाथ में एक बड़ा सारा चाकू है। ये उस लेटे हुए गुएन शुएन डैट के पीछे वाले गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर उसने वो चाकू को रखा और जस्ट उसको ऐसे रब करने लगा। नीचे लेटा हुआ गुएन शुएन डैट, जिसको इस टाइम पर चिल्लाना चाहिए था, उसको अपने आप को बचाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो तो हंस रहा था। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि हंसते हंसते ये दोनों आदमी, वो जो दूसरा आदमी था जिसने वो चाकू पकड़ा हुआ था, उसने एक बड़ा सारा मास्क अपने चेहरे पर लगा रखा था और इसी मास्क के पीछे से ये गुएन शुएन डैट से बातें कर रहा था कि आने वाले टाइम में अभी हम दोनों क्या करने वाले हैं। जिसके बाद एक सिग्नल इस विक्टिम की तरफ से हुआ, यानी कि गुएन शुएन डैट की तरफ से हुआ। इसने अपनी मुंडी जो अभी तक नीचे ऐसे रखी हुई थी उसने उस चॉपिंग बोर्ड के ऊपर, उसने तभी ऐसे पीछे की तरफ उठाई और ये सिग्नल था दूसरे आदमी के लिए, मास्क्ड मैन के लिए, कि अब उसको अपनी कार्रवाई शुरू करनी है। अब इस सिग्नल को देखते ही सबसे पहले तो पुलिस वालों को ये चीज़ कंफर्म हो चुकी थी कि ये प्री प्लान्ड है, इसके अंदर कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं किया गया, ये सब कुछ दोनों की रजामंदी से हुआ है क्योंकि इसने सिग्नल दिया है नीचे विक्टिम ने। बट इसके बाद ये वाली क्लिप यहीं ख़त्म हो जाती है और दूसरी क्लिप के अंदर ये गुएन शुएन डैट अपना सीधा लेटा हुआ उसी चॉपिंग बोर्ड के ऊपर सीधा लेटा हुआ दिखाई देता है और आइट साइड उसके 3-4 पर्दे नीचे बिछाए गए थे ताकि कुछ भी अगर इसके शरीर से निकले तो वो इन्हीं पर्दों के ऊपर जाकर गिरे, साफ सफाई में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और कमाल की बात मुझे यहाँ ये लगी कि ये फुटेज सिर्फ एक सिंगल कैमरा से नहीं बनाई गई थी, हाथ में पकड़ के नहीं बनाई गई। इसको बनाने के लिए 4 अलग अलग कैमराज इस कमरे के अंदर लगाए गए थे, 4 अलग अलग एंगल के ऊपर, एक ऊपर से, एक साइड से, एक इस साइड से, एक नीचे से लो एंगल के लिए। इस तरीके से इस वीडियो को बहुत ही परफेक्टली शूट किया गया था। और जैसे ही दूसरी वीडियो खत्म हुई, तीसरी वीडियो के अंदर ये जो गुएन शुएन डैट इस चॉपिंग बोर्ड के ऊपर लेटा हुआ था, सीधा
अब इसके हाथ में इसका प्राइवेट पार्ट था, कटा हुआ नहीं, ऐसे उसने पकड़ रखा था। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि उसका जो वो मास्क्ड मैन था जिसके हाथ में चाकू था वो भी साइड में खड़ा था और ये नीचे लेटा हुआ इस चॉपिंग बोर्ड पर ग्वेन श्वेन डैट अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर उसको हिला रहा था, मैस्टरबेट कर रहा था। तभी ये वीडियो आगे कंटिन्यू हुई जिसके अंदर ग्वेन श्वेन डैट मैस्टरबेट कर रहा था, लगातार कर रहा था। और जैसे ही क्लाइमैक्स आने वाला हुआ, उसने अपना स्पर्म रिलीज किया, तभी उसके साइड में खड़ा हुआ मास्क्ड मैन उसने ग्वेन श्वेन डैट के गले के ऊपर सबसे पहले वार किया। अपने हाथ में जो चाकू पकड़ा हुआ था वो चाकू उसने सीधा ऐसे काटा नहीं उसके गले को, बल्कि सीधा खड़ा करके ग्वेन श्वेन डैट के गले के अंदर घुसा दिया। और ना सिर्फ घुसाया बल्कि उसको ऐसे पकड़ के उसने घुमाया और वापस बाहर निकाल लिया। दिक्कत यहाँ ये थी कि इस वार के अंदर सबसे पहले जो ग्वेन श्वेन डैट का आगे वाली पाइप यानी कि ट्रैकिया जिसे हम कहते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, श्वास नली, वो श्वास नली पूरे तरीके से कट चुकी थी, उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। और ना सिर्फ खून बाहर निकल रहा था बल्कि हर सांस के साथ अब ये ग्वेन श्वेन डैट नीचे लेटा हुआ जिंदा अभी मरा नहीं है, वो नाक या मुंह से सांस नहीं ले रहा, वो डायरेक्ट गले से सांस ले रहा था यहाँ से। और उसके हर सांस के साथ बहुत सारा खून उसी का ही उसके शरीर के अंदर भी जा रहा था, उसके फेफड़ों में, और बहुत सारा खून हर सांस के साथ इस छेद से बाहर भी निकल रहा था। जिसके बाद ये वाली फुटेज यहीं पर खत्म हो गई, अगली फुटेज शुरू हुई। और उस फुटेज के अंदर इस परपट्रेटर ने, जो मास्क्ड मैन साइड में खड़ा था, इसने अपने हाथ में अगेन चाकू पकड़ा हुआ था, अभी भी वही खून बाहर निकल रहा था। लेकिन इस फुटेज के अंदर उसने स्टार्टिंग से ही इस ग्वेन श्वेन डैट के गले को काटना शुरू कर दिया। जो उसने घाव बनाया था उसी के ऊपर बार बार चाकू रगड़ रगड़ के उसने पूरा गला नीचे तक काटता हुआ गया। बहुत तेज धारदार चाकू था वो। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि जिंदा ही, इस टाइम तक भी जिंदा था जब वो गले को काट रहा था, लेकिन ग्वेन श्वेन डैट ने एक बार भी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करी। उसने एक भी छोटी सी भी चिल्लाहट नहीं करी, कोई शोर शराबा नहीं किया। धीरे 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 वो पूरा गला काटता गया और इस मोमेंट तक ग्वेन श्वेन डैट मर चुका था। ये फुटेज यहीं पर खत्म हो गई। अगली फुटेज यहाँ पर आई जिसके अंदर उसने गले को काट कर उसका जो सिर था ग्वेन श्वेन डैट का, वो साइड में ही रखा हुआ था उसके बाकी के शरीर के। और इसी फुटेज के अंदर उसने बाकी और भी उसके पास टूल्स थे जिसे वो काटने वाला था ग्वेन श्वेन डैट के इस शरीर को। उसने और टूल्स के साथ उसके पैर दोनों हाथ और पेट के आसपास ये जो धड़ होती है हमारी, इसको काटना शुरू किया, अलग अलग कर दिया सारे पार्ट्स को। लेकिन देख के ही लग रहा था कि ये कोई पहली बार काम नहीं कर रहा है जो भी ये कर रहा है मास्क्ड मैन। देख के लग रहा था कि ये इस काम के अंदर बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, या तो इसने पहले भी ऐसा कुछ किसी के साथ किया है या फिर इसको जानवर वगैरह काटने का बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि बहुत ही स्लीक कट्स लगा रहा था वो ग्वेन श्वेन डैट के शरीर के ऊपर। जिसके बाद एक फाइनल वीडियो आई, इसके अंदर उसने सारे बॉडी पार्ट्स ग्वेन श्वेन डैट के, जिसके ऊपर अभी भी खून लगा हुआ था या फिर उनसे खून निकल रहा था, रिस रहा था धीरे धीरे, वो सारे बॉडी पार्ट्स एक एक करके उसने एक नीचे बड़े सारे पॉट के अंदर, एक बड़ा सारा टब नीचे रखा हुआ था, उसके आसपास बाल्टियां रखी हुई थी। पहले तो ये सारे बॉडी पार्ट्स उन बाल्टियों के अंदर थे, धीरे धीरे उसने सारे बॉडी पार्ट्स एक एक करके उस बाल्टी से निकाले और आगे जो नीचे टब पड़ा हुआ था उस टब के अंदर रखे। और इस टब के आसपास छोटी छोटी कटोरियों के अंदर या फिर प्लेट्स के अंदर बहुत सारी सब्जियां काट कर रखी गई थी, बहुत सारे मसाले थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इंग्रेडिएंट्स थे, जो वहाँ एक बहुत ही फेमस डिश है वियतनाम के अंदर जिसको हम ठोक बैक कहा जाता है। इस डिश को बनाने में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं और देखकर ही लग रहा था कि ये मास्क्ड मैन ग्वेन श्वेन डैट के शरीर के साथ इस हम ठोक बैग को ही तैयार करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद इसी फुटेज के अंदर सिर, जिसके अंदर बाल अभी भी इंटैक्ट थे, उस सिर को पकड़कर उस बॉइलिंग पॉट के अंदर रखा गया और बाद में नीचे से गैस भी जलाई गई और इस सारी चीज़ों को फिल्माया गया। बाद में इन सभी फुटेजेस का जो भी डाटा बना था, इसका एक पैक बनाया गया और उसको सेल के लिए निकाला गया। सबसे पहला ग्रुप जिसके अंदर ये शेयर किया गया था, उसके अंदर लिखा था कि इसकी 11 टोटल वीडियोज़ हैं, 98 टोटल फोटोज़ हैं, जो कि सबसे पहले डार्क वेब के ऊपर सेल की गई। इस ग्रुप के अंदर एंटर होने का प्राइस तकरीबन 850 रुपये और इसी ग्रुप की प्रीमियम मेंबर बनने के लिए टोटल तकरीबन 1500 रुपए के आसपास प्राइस देना था। और सिर्फ इतना सा पैसा देकर लोग इस ग्रुप के अंदर एंटर हो सकते थे और ये सारा कंटेंट, एक्सप्लिसिट कंटेंट देख सकते थे। अंदर ही अंदर मार्केट प्लेसेस के ऊपर ये कंटेंट सेल होता रहा और तब
ताइवान के एक लोकल मैगजीन वालों की जो नज़र थी इस कंटेंट के ऊपर पड़ी, इस ग्रुप्स के ऊपर पड़ी, जिसमें उनको स्टोरी का तो नहीं पता चला कि आखिर ये बंदा कौन है, ये कहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है या फिर ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बट इन लोगों ने इसका एक आर्टिकल छापा अपनी मैगजीन के अंदर, बट उन्होंने साथ में कंपेयर किया था कि पहले भी ऐसे कांड हो चुके हैं। मैंने शायद आपको बताया था कि जर्मनी के अंदर भी एक ऐसा ही आदमी था जिसको इस तरीके से काटा गया था और वो कुछ भी बोल नहीं रहा था, बहुत खुश था कटते हुए। शायद मैंने आपको बताया था जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं, उसकी स्टोरी भी मैं कवर करूंगा, वो भी बहुत ज़्यादा भयानक है। इसके अलावा भी 2-3 केस और थे, जैसे कि लूका मैग्नाटा जैसे केस, उसमें भी इसी तरीके से विक्टिम को काटकर उसको शूट किया गया था। लेकिन यहाँ इस केस के अंदर जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस केस के अंदर सिर्फ डिफरेंस ये था कि पहले जो केस हुए थे उनको फिल्माया गया था लेकिन सिर्फ शौकिया तौर पर, लेकिन यहाँ वियतनामी बूचर को फिल्माया गया था ताकि उसको सेल कर सके, उसे प्रॉफिट गेन कर सके। पुलिस वालों ने जैसे ही जुलाई महीने के अंदर इस केस के ऊपर काम शुरू किया तो उन्होंने इस सोर्स को ढूंढना शुरू किया कि आखिर ये फुटेज आई कहाँ से, सबसे पहले इंटरनेट पर इस फुटेज को किसने अपलोड किया था उसको हमें ढूंढना है ताकि वो हमें आगे की स्टोरी बता सके। लेकिन सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं थे जो इस केस के ऊपर काम कर रहे थे, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोकल जर्नलिस्ट जिन्होंने इस फुटेज को देखा था, या फिर और भी रेडिट वगैरह के ग्रुप, अगर आप रेडिट नहीं चलाते तो वहाँ ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी हैं जो काम करती हैं अलग अलग अपने अपने लेवल के ऊपर। बहुत सारी ऐसी रेडिट कम्युनिटीज थी, फेसबुक ग्रुप्स थे जो पहले से ही कई महीनों से ये काम कर रहे थे कि आखिर ये वीडियो बनाई किसने, कहाँ से आई और ये जगह कौन सी है। दूसरा, पुलिस वाले इस वीडियो को देखकर ये समझ चुके थे कि ये वियतनाम के अंदर ही बनाई गई है, दोनों लोग भी वियतनामी हैं, इन दोनों के जो बातें करने का तरीका है वो एक्सेंट प्योर वियतनामी है। जिसके बाद पुलिस वालों ने उस फुटेज के अंदर दिखने वाला फ्लोर, उसकी जो टाइल्स लगी हुई थी, उस टाइल की फोटो लेकर मार्केट में घूमे ताकि ये पहचाना जा सके कि आखिर ये टाइल्स कहाँ से बेची गई हैं, कौन इस तरीके की टाइल रखता है। इसके अलावा जो चाकू उसके अंदर यूज़ किया गया था काटने में, उसका ब्रांड भी चाकू के ऊपर विजिबल था। उस चाकू को भी ट्रेस करना चाहा ताकि ये पता लग सके कि ये चाकू किसने खरीदा था। इसके अलावा चॉपस्टिक्स, 2 चॉपस्टिक्स यहाँ साइड में पड़ी हुई थी, उनके ऊपर भी पुलिस वालों ने रिसर्च करी कि आखिर ये किसने बेची थी, किसको बेची थी। इसके अलावा पुलिस वालों को एक और अजीब चीज़ दिखी, जो वो काटने वाला था, जो किलर था इसके अंदर, उसके हाथ के ऊपर एक 13-9 लिखा हुआ था, एक टैटू बनाया हुआ था उसने 13-9 का, जिसकी वजह से इस केस का निकनेम 13K भी पड़ा। लेकिन पुलिस वालों को ये आइडिया था कि हो सकता है ये जो बंदा है, जो काटने वाला है, क्योंकि ये एक्सपर्ट है काटने में, इसने कहीं सूअर वगैरह काटे होंगे और ये 13-9 ये वहाँ सूअरों का प्राइस भी है, तो हो सकता है ये जो बंदा है ये किसी बूचर फार्म में काम करता हो, सूअरों के फार्म में काम करता हो, या फिर किसी मीट शॉप के ऊपर काम करता हो। फेसबुक ग्रुप्स के अंदर जो लोग थे वो इस केस के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने अपने लेवल के ऊपर इस केस को समझने की कोशिश करी। सबसे पहले उन लोगों ने एक 3D क्राइम सीन बनाया, जैसा कि यहाँ इस फुटेज के अंदर दिख रहा था। इस फुटेज का एक 3D क्राइम सीन बनाया कि आखिर यहाँ क्या कुछ हो सकता था, किस तरीके से हुआ होगा। इन फेसबुक ग्रुप्स वालों ने अलग अलग थ्योरीज बनाकर पुलिस वालों को सौंपी, लेकिन ऑब्वियसली हर थ्योरी सही नहीं हो सकती, कोई एक ही थ्योरी इसके ऊपर फिट बैठेगी। पुलिस वालों ने भी ऐसा गंदा माल फूका हुआ था कि उन्होंने एक मोंक को उठा लिया वियतनाम के अंदर, जो कि दूसरे देश से आया था, यहाँ पर आकर अपनी तपस्या वगैरह कर रहा था। असल में पुलिस वालों ने यहाँ AI से इस फेस को मैच करने की कोशिश करी, तो इस AI ने ऑसिंट, जो कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जिसका मतलब होता है, इस इन्वेस्टिगेशन के बेस के ऊपर वो फेस मैच कर लिया और वो एक मोंक का फेस था। बेचारे उस मोंक को उठा लाए, लेकिन बाद में उसको छोड़ भी दिया गया। लेकिन उस मोंक ने बहुत ज़्यादा हरासमेंट फेस करी इस केस की वजह से। इसके अलावा एक और फेसबुक अकाउंट पुलिस वालों के सामने आया, जो था फिले नाम के एक व्यक्ति का, जिसने AI से जनरेट कर करके ऐसी बहुत सारी वीडियोज़, BDSM कम्युनिटी की वीडियोस जिसमें लड़कियों के शरीर के ऊपर ऐसे कोई मास्क्ड मैन हो पीछे, AI से जनरेटेड है, वो रियल नहीं है। उसने किसी महिला का गला काटने की कोशिश करी, ऐसे वो फोटोज वगैरह बना रहा था, वीडियोस वगैरह बना रहा था, सिर्फ गले के ऊपर चाकू रखने की। बट इस फेसबुक अकाउंट ने एक पोस्ट डाली कि वो इस केस में द वियतनामी बूचर के अंदर दोनों को जानता है, जो विक्टिम है उसको भी और किलर है उसको भी। उसने इस किलर का नाम निकनेम रखा चुंग और कहा कि ये चुंगी है जिसने सब कुछ किया है, मैं इन दोनों को जानता हूं, और जो मरने वाला व्यक्ति है उसका नाम है वैन श्वेन डैट। तब पुलिस वालों के माइंड में एक चीज आई कि चलो हमने मान लिया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हमने अभी तक अपनी थ्योरी तो बनाई ही नहीं। हमारी थ्योरी के हिसाब से ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये एक सरकारी बिल्डिंग है, इसके ऊपर ताला रहता है, हर कोई इस बिल्डिंग के अंदर आ जा नहीं सकता, लेकिन अब ये खाली हो चुकी है। मतलब इस बिल्डिंग के अंदर अब सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिसके पास इस बिल्डिंग की चाबी हो, जो यहाँ एक्सेस कर सकता हो, क्योंकि इसका ताला तोड़ा नहीं गया, इसके अंदर कोई जोर ज़बरदस्ती के निशान नहीं थे, कहीं कोई खिड़की वगैरह तोड़कर ये घुसे हों।
बहुत ही कामली तरीके से सब कुछ किया गया, मतलब वो इस बिल्डिंग का अच्छा जानकार है और इस बिल्डिंग को पहले ओन करते थे मार्केट मैनेजमेंट टीम नंबर 4, उसके लोग मैनेज करते थे। तो हमें सबसे पहले इसी टीम से बात करनी चाहिए। 15 नवंबर 2025 के आसपास फाइनली एक और फेसबुक अकाउंट ने एक 88 पेज का डॉक्यूमेंट पब्लिश किया दुनिया वालों के सामने, जिसके अंदर उसने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन लिखी हुई थी कि कौन यहाँ पर परपट्रेटर हो सकता है, कौन विक्टिम हो सकता है। उसमें भी विक्टिम का नाम ग्वेन श्वेन डैट ही लिखा हुआ था, बट इसमें उसने क्लियरली लिखा था कि इस काम को करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि टीम नंबर 4 में से ही एक बंदा है, आपको सिर्फ उसे पकड़ना है। इसमें 88 पेजों के अंदर बहुत ही डिटेल्ड फोटोज़ के साथ साथ बारीक डिटेल्स उसके अंदर लिखी हुई थी। वो डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है, अगर आपको चाहिए हो तो आप वो ले सकते हैं, लेकिन वो वियतनामी लैंग्वेज के अंदर है। अगर आप उसको समझ सकते हो या फिर देखकर अगर आप समझना चाहते हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ आकर वो डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कुछ लिखा हुआ था। और तब 28 नवंबर 2025, ये जो नवंबर अभी गया है, इसी नवंबर की 28 तारीख को फाइनली वियतनामी पुलिस ने एक मर्डर केस रजिस्टर किया, जिसकी सर्च करते हुए वो मार्केट मैनेजमेंट टीम नंबर 4 के पास पहुंचे और उनसे पूछताछ करते हुए फाइनली 58 साल के ड्वेन वॉन्ग सैंग को गिरफ्तार किया। पुलिस वाले खुद बहुत ज्यादा हैरान थे जब उनको पता चला कि ये ड्वेन वैन सैंग कोई और नहीं बल्कि इस मार्केट मैनेजमेंट टीम नंबर 4 का फॉर्मर हेड रह चुका है। ये पहले इस टीम को लीड करता था। पुलिस वालों की एक बहुत बड़ी टीम फोरेंसिक वालों के साथ साथ बहुत सारे साइंटिस्ट इस बिल्डिंग में पहुंचे। हर एक कमरे को ऊपर से लेकर नीचे तक खंगाला गया। कमाल की बात यहाँ ये थी कि पुलिस वाले अब इतने उतावले हो रहे थे इस केस को जानने के लिए, इसको समझने के लिए, कि आसपास जितने भी सीवर थे उन सीवर से भी सारा गंद बाहर निकाला गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी भी कुछ सबूत इस सीवर के गंद के अंदर हो सकता है। बहुत सारा गंद भर भर कर ट्रक के अंदर ले जाया गया ताकि फोरेंसिक वाले इस नाले के पानी के अंदर कुछ ढूंढ सकें। पुलिस वालों को वो कमरा भी मिल गया जिस कमरे के अंदर ये फुटेज शूट की गई थी, जिसके अंदर वो सारे फोटोज क्लिक किए गए थे, जिसके अंदर वो कांड किया गया था। लेकिन अभी भी पुलिस वालों के सामने बहुत सारे सवाल थे। सबसे पहला तो ये कि आखिर ये दोनों बंदे, जो मरा है और जिसने मारा है, ये दोनों बंदे एक दूसरे को जानते कैसे हैं और क्यों जिंदगी में उसने अपने साथ ये सब कुछ होने दिया मरने वाले व्यक्ति ने। अभी भी बहुत सारे सवाल थे जिसको एक एक करके जोड़कर पुलिस वालों को ये पहली सुलझानी थी। असल में इस ग्वेन श्वेन डैट का जन्म 10 मार्च 1989 के दिन इस होनलू डिस्ट्रिक्ट के पास ही मौजूद एक गांव के अंदर हुआ था। बट इसके जन्म के 3 सालों बाद ही इस ग्वेन के पिता का देहांत हो गया। वो अपनी एक लंबी बीमारी उनकी चल रही थी, उस बीमारी से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद ग्वेन की माँ को इस बात का बहुत तगड़ा सदमा लगा कि अब वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी। पहले ही एक परिवार बहुत ज़्यादा गरीब, सरकार की तरफ से जो भी सब्सिडीज मिल रही थी, जो फ्री राशन मिल रहा था, उसी के बेस पर इनकी जिंदगी चल रही थी। बच्चों का भी पालन पोषण सिर्फ इसी से हो रहा था। बट 25 साल की उम्र होते होते ग्वेन ने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि वो अब अपना आगे जाकर कोई करियर बनाना चाह रहा था। वो बड़े शहर में आ चुका था, होनलू डिस्ट्रिक्ट में आ चुका था। यहाँ इसने मीट शॉप के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अलग अलग तरीके के जो सी फूड्स वहाँ बेचे जा रहे थे, उन सी फूड्स को वो बेचता। देखकर सभी को लग रहा था कि ग्वेन एक बहुत ही नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा है। वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत मेहनत करता। जिसके पास वो नौकरी कर रहा था उसने भी ग्वेन को बहुत अच्छा बताया। बट ऑनलाइन ग्वेन की ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। मैं आपको बताना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे फॉरम्स हैं जिसके ऊपर लोगों की ऐसी फैंटेसीज जिनकी होती हैं, मतलब किसी को कटते पटते देखना या फिर मरते हुए देखना, इस तरीके के बहुत सारे फॉरम्स हैं जो कि लोगों ने बना रखे हैं पूरी दुनिया के अंदर। और लोग उन फॉरम्स पर मौजूद कंटेंट को देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। और ये ग्वेन भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ, इसने भी बहुत सारे ऐसे फॉरम्स खुद के ना सिर्फ बना रखे थे, जिसमें से एक का नाम डैड बिहेडिंग, जो कि इसका सरनेम था डैड, उसके आगे लिख रखा इसने डैड बिहेडिंग। इसके अलावा वॉच पीपल डाई जैसे बहुत ही गॉर साइट्स ये उसके ऊपर एक्टिव था, बहुत ही रेगुलर एक्टिव था। इसने अपनी फेसबुक प्रोफाइल के बायो के अंदर ये खुल्लम खुला लिख रखा कि लाइक्स टू बी डिकैपिटेटेड, मतलब कि मुझे कटना पसंद है, मैं इस चीज़ को और ज़्यादा चाहूँगा। इसने अपने बहुत सारे फॉरम्स के कमेंट्स, जो भी ये कंटेंट देखता कंज्यूम करता, उसके नीचे कमेंट करता कि मैं अपने एग्जीक्यूशनर को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे एग्जीक्यूट करेगा। इसने अलग अलग लोगों से बातें करी और ये चैट्स अब निकल कर आ रही हैं। ये कोई रिसेंट की चैट नहीं थी बल्कि सालों पुरानी, जिसके अंदर ये अपनी फैंटेसीज लोगों को बता रहा था, उनके मैसेजेस में डीएम कर करके कि मैं अपना सर कटता हुआ देखना चाहता हूँ, कोई मुझे मार दे, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करूँगा, मुझे मज़ा आएगा, मैं अपने खुद के लिए एक किलर को ढूंढ रहा हूँ। जापान के अंदर ऐसी बहुत सारी गॉर साइट्स मौजूद हैं आज भी। और क्योंकि अब इस
ग्वेन को ये जापानीज लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए स्पेशल ये जो भी जापानीज कंटेंट देखता उसके ऊपर सीन को ये याद रख लेता और किसी जापानीज बंदे को वो सीन कट करके स्पेशली वो वीडियो या फिर फोटो भेजता कि आखिर इसमें क्या बोल रहा है, क्या बातें कर रहा है। तो सोच कर देखिए किस लेवल की इसके अंदर डेस्पिरेशन थी खुद को मारने काटने की। दूसरा, इसने जापान के अंदर एक मांगा नाम का फॉरम है, वहाँ पर इस तरीके के, जैसा ये ग्वेन था, इस तरीके के लोग बहुत सारे मौजूद हैं। इसने वहाँ पर भी एप्लीकेशन खुद की डाली कि मैं अपने लिए खुद के लिए किलर ढूंढ रहा हूँ। उसने अपने मैसेजेस के अंदर लोगों को ये भी बताया कि ना सिर्फ मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत दिखता हूँ बल्कि कोई मुझे पसंद भी नहीं करता। मैं आज तक अपने माता के ऊपर बोझ ही बनता आया हूँ, मैंने कभी उनको कोई सुख नहीं दिया, इसलिए मेरा यहाँ रहना कोई भी फायदेमंद नहीं है। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ, अगर ये भगवान की मर्जी है तो भगवान मुझे अपने पास बुला ले ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें। इसके अलावा एक और मैसेज जिसके अंदर बहुत ही डायरेक्ट उसने बोला हुआ था कि मेरी ऐसे किसी बंदे से बात हो जाए जब हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज हों तो वो मेरी जान लेने का भी हकदार है। वो स्पेशली ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था, उनसे दोस्ती बनाना चाह रहा था जो एक मोमेंट पर आकर उसका गला काट दें, उसकी जान ले लें। मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो इतने भयंकर स्ट्रेस लेवल में आ जाते हैं कि उनको और कुछ दिखता ही नहीं। वो बस ये मानने लगते हैं कि वो इस दुनिया में बोझ है, वो अपने परिवार वालों के ऊपर बोझ है, वो दुनिया में कुछ कर नहीं सकते, उनका कोई एम नहीं है। और अब बस आप सोच कर देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो और वो स्पेसिफिकली गॉर कंटेंट को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाए, कटने पटने की वीडियो देखने लग जाए, सारा दिन उसके माइंड में बस यही चलता रहे, तो और वो आगे ज़िंदगी में करेगा भी क्या? उसके पास कोई और ऑप्शन ही भी नहीं है। बट इतना कुछ होने के बाद भी हम इस बात से नकारा नहीं कर सकते, हम इस बात को झुठला भी नहीं सकते कि जो भी ग्वेन ज़्वेन डैड के साथ हुआ वो एक मर्डर था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और इसका मर्डरर कोई और नहीं बल्कि वही था, उस मार्केटिंग मैनेजमेंट टीम नंबर 4 का लीडर, एक्स लीडर ड्वेन वेंग सैंग, जिसका जन्म 1968 में हुआ था। और जब इस ड्वान को अरेस्ट किया गया, ये उस टाइम पर 57 ईयर्स यानी कि 57 सालों का था, अपने विक्टिम से तकरीबन 20 सालों बड़ा। इसने बहुत ही अच्छी नौकरी करी थी मार्केट मैनेजमेंट नंबर 4 के अंदर, उस टीम में ये उस टीम का हेड रह चुका था। इतना रिस्पॉन्सिबल फेस लेकर भी इसने ये नहीं सोचा कि ये क्या करने वाला है। मार्केट में लोग इसकी बहुत इज्जत करते, ऑफिस में लोग इसकी बहुत इज्जत करते। अब क्योंकि हुलुंग डिस्ट्रिक्ट वियतनाम का चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ पर आसपास बहुत सारे चाइनीज लोग भी रहते थे इसी कम्युनिटी के अंदर, और इसीलिए इस ड्रोंग के भी चाइना में बहुत सारे कॉन्टैक्ट थे, और उन्हीं कॉन्टैक्ट की वजह से इस ड्रोंग को भी चाइनीज लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी। इसने अपनी नौकरी के टाइम पर कोई भी गलत काम नहीं किया, कभी भी इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, कोई मार पिटाई नहीं। इसने अपने नौकरी टाइम में खुद को बहुत ज्यादा क्लीन रखा। लेकिन जिन लोगों ने इसके साथ काम किया था उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक होते हुए भी सिर्फ एक चीज थी जो ड्रोंग के लिए थोड़ी अजीब हमें लगती थी, और वो था इसका जानवरों को काटने का पैशन। ये हमेशा जानवरों को काटने की वीडियोस वगैरह देखता रहता, या फिर काट काट कर लेकर आता, किसी के लिए कुछ डिश बनाकर लेकर आता, और सभी लोग इसको बहुत एंजॉय भी करते थे। खैर, जैसे ही इसकी मैनेजमेंट टीम ने वो पुराने वाली बिल्डिंग छोड़कर नई वाली बिल्डिंग में वो लोग शिफ्ट हुए, बट इसकी मेन चाबी अभी भी इस ड्वांग के पास ही थी। और ना सिर्फ ये उस बिल्डिंग को संभालने के लिए, वहाँ से सामान पूरा शिफ्ट करवाने के लिए बार बार इस बिल्डिंग के अंदर आता जाता रहता, बल्कि इसने बहुत लंबे टाइम तक इस बिल्डिंग में काम किया था। इसको अच्छे से इस बिल्डिंग का कोना कोना पता था। एक आईडी तो इसकी थी वही ड्वांग वोंग संग के नाम से फेसबुक के ऊपर, बट एक और आईडी थी इसकी जिसमें इसका नाम था फेसबुक के ऊपर काम ठांग चुंग। जी हाँ, इस नाम को सुनकर आपको कुछ याद आ गया होगा कि ये चुंग नाम तो आपने पहले भी सुना है। रिमेंबर, मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक फेसबुक पोस्ट के अंदर एक लड़के ने डाला था कि मैं इसमें किलर को भी जानता हूँ और परपट्रेटर को भी जानता हूँ। किलर का नाम इसमें चुंग है और जो विक्टिम है इसमें उसका नाम वैन स्वैन डैट है। सन 2020 में ये चुंग वाली आईडी से ही वैन से लिंक में आया फेसबुक के थ्रू। इन दोनों ने आपस में बातें करनी शुरू करी। लॉकडाउन का जब टाइम चल रहा था, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, घरों में बंद थी, उस टाइम पर ये दोनों अपनी फैंटेसीज एक दूसरे को शेयर कर रहे थे। बट जब पुलिस वालों ने इन दोनों की चैट्स को पढ़ा तो उस चैट के अंदर सिर्फ सेक्सुअली ये एक दूसरे को किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते थे, उसी के बारे में सारा दिन बातें करते रहते कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के साथ करना पसंद है, वो यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे, जब मिलेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। पता नहीं क्या कर दिया, कांड ही कर दिया इन्होंने तो। बट 25 जनवरी 2025 की सुबह सुबह ही इस
ग्वेन के पास अपने गांव में फोन आया और इस ड्वेन ने सिंपली उसको फोन करके बस यही कहा कि आज मुझे तुमसे मिलना है और मैं तुम्हें एड्रेस दे रहा हूँ, इस बिल्डिंग पर तुरंत पहुंच जाओ। और ये ग्वेन बिना कुछ सोचे समझे बस पकड़कर सीधा इस हुलुंग की बिल्डिंग के पास पहुंचा और वहां इन्होंने अपनी सारी फैंटेसीज को पूरा करने की आज कसम उठा रखी थी। और इसी बिल्डिंग के पास खड़े होकर थोड़ी देर ग्वेन ने वेट भी किया। जल्दी ही ये ड्वेंग अपने साथ चाबी लेकर आ चुका था। ये दोनों इस बिल्डिंग में ऊपर गए, अंदर से इन्होंने ताला बंद कर लिया और उस पर्टिकुलरली कमरे में जाकर पहले से ही ये ड्वेंग अपने साथ कैमरा वगैरह लेकर आया हुआ था। इसने सारा तामझाम ऊपर सेट किया हुआ था, बड़े बड़े वो पतीले वगैरह, बाल्टियां वगैरह, पर्दे वगैरह जिससे वो क्लीन करने वाला था, वो सारा कुछ तामझाम इसने पहले से ही सेट कर रखा था। और आज इन दोनों की फैंटेसीज पूरी होने वाली थी। इन दोनों ने सबसे पहले जो होने वाला था उस चीज़ की रिहर्सल करी और उस रिहर्सल को भी फिल्माया। चारों कैमरे अपने अपने एंगल के ऊपर लगाए जा चुके थे। ग्वेन उसी टेबल के ऊपर पड़े हुए चॉपिंग बोर्ड के ऊपर लेट चुका था, बिल्कुल नंगा होके, एक भी कपड़ा नहीं। और अभी ये सब बस रिहर्सल कर रहे थे। और इसी रिहर्सल के बीच में ग्वेन का मूड बन गया मैस्टरबेट करने का। अपने पार्टनर को साथ खड़ा देख ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन भी बनाने वाले थे। ना सिर्फ रिलेशन बनाए बल्कि उस रिहर्सल के बाद ग्वेन ने तुरंत मैस्टरबेट करना शुरू कर दिया और इस मास्टरबेशन को भी फिल्माया गया चारों कैमरों के अंदर। और वो मास्टरबेट करते करते जब वो क्लाइमैक्स पर पहुंचा, जब उसका स्पर्म रिलीज होने वाला था, उसी टाइम पर इस ड्वेन ने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। इसने अपना मास्क भी पहना हुआ था। एक बार भी कैमरे के आगे अपना चेहरे को लेकर नहीं आया, सिर्फ ग्वेन का ही चेहरा दिख रहा था। और उस चाकू को पकड़कर ये वेट कर रहा था कब इसका स्पर्म निकले और ये इसका काम खत्म करे। इसके बाद वही इसने पूरी बॉडी को इस ग्वेन की काटना शुरू किया। हाथ अलग किए, पैर अलग किए, घुटने अलग किए और ये जो एडी वगैरह थी उन सबको अलग अलग काट कर, सिर अलग काट कर इसने अलग अलग बर्तनों में रखा, अलग अलग बाल्टियों में रखा। और एक बड़े सारे पतीले में इसने पानी पहले से ही भर रखा था, उसके नीचे एक बड़ी सारी भट्टी भी लगा रखी थी, उस भट्टी के ऊपर रखा था वो पतीला। और बाद में अलग फुटेज के अंदर वही सारा तामझाम इसने एक बड़े पतीले के अंदर रखकर, पानी रखकर, उस साइड में जो डिश बनाने वाली वो चीज़ें थी, अलग अलग मसाले, वेजिटेबल्स वगैरह, वो सारी इसी चीज़ के अंदर डालकर नीचे से भट्टी में आग लगाई और अब ये सब्जी बनने वाली थी। और जब ये सब्जी बन रही थी इस टाइम पर ये ड्वेन पूरा क्राइम सीन साफ कर रहा था। वो जो पर्दे लेकर आया था उस पर्दे से इसने पहले पोंछा मारा, हर जगह जहाँ भी उसने खून गिरा हुआ देखा उस चीज़ को साफ किया। पूरे तरीके से क्राइम सीन को साफ करके ये वहाँ से निकल चुका था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये अपने ऑफिस में भी गया, अपने काम को कंटिन्यू किया और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। रात को आके इसने ग्रुप चैट भी करी, वही जो फेसबुक चलाता था वही चलाई, लेकिन कुछ भी बदला हुआ इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा था। कमाल की बात यहाँ ये थी कि इसने अपने क्राइम की प्लानिंग इतनी परफेक्ट करी थी कि इसको पता था कि अगर ग्वेन मर गया तो उसके बारे में लोग फेसबुक पर उसको जरूर ढूंढेंगे कि कहाँ गया, जरूर ये किसी ना किसी और से भी बात करता होगा, कोई ना कोई इसको मैसेज करेगा। तो इसने ग्वेन के मरने से पहले ही उसका फेसबुक अकाउंट खुद ले लिया था और ये आने वाले टाइम में ग्वेन के फेसबुक अकाउंट को हैंडल कर रहा था। ये नॉर्मल दिखा रहा था कि ग्वेन बिल्कुल जिंदा है, नॉर्मल है, सबसे बातें कर रहा है ऑनलाइन, लेकिन असल में ग्वेन की तो सब्जी बन चुकी थी। दूसरी तरफ वो डार्क वेब के ऊपर सेल करते ही, जैसे इसने सारी फुटेज, सारा डाटा डार्क वेब के ऊपर सेल किया, वो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर और बढ़ता गया। कोई इसको थोड़े पैसों में बेच रहा था, कोई ज़्यादा पैसों में बेच रहा था। ये कंटेंट पूरे वियतनाम के अंदर वायरल हो चुका था। अब जैसे ये बात इस ड्वेंग को पता लगी कि उसका ये कांड वायरल हो चुका है, लेकिन इसने कुछ भी पैनिक करने की बजाय बिल्कुल नॉर्मल रहना जरूरी समझा। इसको पता था कि अगर वो थोड़ी सी भी हरकत करेगा तो लोग समझ जाएंगे कि इसका जरूर कुछ ना कुछ इस कांड से लेना देना है। इसलिए इसने बिल्कुल नॉर्मल दिखाया, क्योंकि इसकी पहचान तो उस पर हो नहीं पा रही थी। इसने मास्क पहना हुआ था, इसलिए इसने बिल्कुल अपनी नॉर्मल रूटीन जारी रखी। डेली ऑफिस आना, अपने घर जाना, बच्चों को टाइम देना, फेसबुक चलाना और कुछ भी नहीं। जब पुलिस वालों ने अपनी तहकीकात इसके अंदर आगे बढ़ाई तो उनको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। सारा कुछ ऑनलाइन पड़ा ही हुआ था। ऑनलाइन जितने भी ग्रुप्स थे, जो भी डिटेक्टिव्स बन रहे थे रेडिट वाले, इन सभी ने पहले ही अपना काम किया हुआ था। बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स अपने बना कर यहाँ लिखे हुए थे कि ये बंदा हो सकता है, ये बंदा हो सकता है। सभी का शक पहले से ही यही था कि इस टीम के अंदर ही कोई ना कोई होगा, क्योंकि एक्सेस इस बिल्डिंग की सिर्फ इस टीम के पास ही थी। 30 दिसंबर के दिन ही इसको कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें पहले ही दिन इसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए गए। इसके घर गए तो घर में पुलिस वालों को वही सारी बाल्टियां मिली जो कि उस फुटेज के अंदर दिखाई दे रही थी, जिसके अंदर उसने कभी सिर रखा हुआ था, हाथ पैर रखे हुए थे। और वो बड़ा सारा पतीला भी मिला जिसके अंदर उसने वो सब्जी बनाई थी। 3 दिसंबर के दिन पुलिस वालों की इस केस के रिलेटेड पहली कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने दोनों यानी कि किलर और विक्टिम दोनों का ही नाम बताया कि ये उनकी आइडेंटिटी थी। और दूसरा, पुलिस वालों ने सारों से पहले तो रिक्वेस्ट करी और बाद में वार्निंग दे दी कि इस कंटेंट से रिलेटेड किसी के पास भी कोई डाटा है तो वो किसी को भी शेयर ना करे। अगर किसी के पास कोई फुटेज है, फोटोज है, तो वो आगे ना भेजे, वरना तुम सब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकते हो। आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम पर ये ड्वेन वोंग सैंग ये आज भी पुलिस की कस्टडी में है।
ये अपने ट्रायल का वेट कर रहा है। अब ये केस शुरू हुआ है, नया नया केस है। अभी इसके अंदर क्या होगा आगे वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, या फिर वियतनाम का जो कानून है वो बताएगा। लेकिन इसके सिर्फ गिरफ्तारी से ही ये केस यहीं बंद नहीं हो जाता। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इस केस में जो अब आने वाले टाइम में सामने आने वाली थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस टाइप का कंटेंट, जी हाँ, मैं आपको आज लिख कर देता हूं, ऐसे बहुत बहुत सारे लोग हैं, लाखों में लोग होंगे ऐसे पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको ये चाहिए, ग्राफिकली कंटेंट चाहिए जिसके अंदर कोई काट पाट की गई हो शरीर से, या फिर उनको खून देखने में मज़ा आता हो, उनको इस तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन ये कैसी दुनिया है कि एक दूसरे को कटते हुए देखकर वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ऐसा घूमता फिरता कंटेंट ये अगर मान लो नॉर्मल लोगों के पास आ जाए तो उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, या आप सोच ही सकते हैं। ऐसा कंटेंट तो देखकर ही झटके लग जाए। मैंने आपको एलसीडी वाली स्टोरी सुनाई थी, रिमेंबर, और जब लोग मेरे पास आकर उन्होंने फुटेज मांगी एलसीडी की, तो लिटरली लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज हम इस वीडियो को नहीं देख सकते, इसको यहीं डिलीट कर दो, क्योंकि वो सामने से इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज डिलीट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने पर्सनली बहुत सारे मैसेजेस डिलीट भी किए, वो इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे। ये वाली तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक। तो कैसे उन लोगों ने हैंडल किया होगा। और दूसरा, जब नॉर्मल लोगों के सामने ये वीडियो आई होगी जो ना देखना चाहते होंगे, फिर भी उन्होंने देखी, तो उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। और तीसरा, ऐसे बहुत सारे वल्नरेबल लोग हमारे समाज में रहते हैं जो थोड़े हैं मंदबुद्धि हैं, या फिर जिनको इस तरीके की चीज़ों की समझ नहीं है। जब वो सभी लोग इस तरीके की वीडियोस को देखेंगे, इस तरीके के कंटेंट को देखेंगे, तो उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। वो तो इस चीज़ के पीछे अट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर वो खुद के लिए एक ऐसा कोई एग्जीक्यूशनर ढूंढने लग जाएंगे जो हमारे साथ भी ये सब कुछ कर सके। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ग्वेन शॉन टैट को मदद की जरूरत थी। उसको एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट दिखाना चाहिए था जो उसकी मदद कर सके, जो उसको अच्छी जिंदगी जीने का तरीका बता सके, उसको कुछ दवाइयाँ दे सके। लेकिन उसको मिला क्या, ये ड्वेन वोंग सैंग जैसा राक्षस। और उसके बाद क्या हुआ, इसकी मौत हो गई, इसकी जान ले ली गई। और ना सिर्फ जान ले गई बल्कि इसकी जान लेते हुए इस चीज़ को फिल्माया गया और उस फुटेज को सेल के लिए रखा गया। सोच कर देखिए इंसानियत कितनी हद तक गिर चुकी है, कहाँ तक मर चुकी है, लोग क्या कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में मर्डर्स वगैरह कंटेंट क्रिएशन का जरिया बन जाएंगे। लोग किस हद तक गिर सकते हैं कंटेंट बनाने के लिए। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मान लीजिए हमने इस केस के अंदर ये दोनों तो पकड़ ली, इन दोनों का पता चल गया कि इसमें मरने वाला ये था, मारने वाला ये था। लेकिन जिन लोगों ने वीडियो को खरीदा, उसको एंजॉय किया, वो लोग कौन थे, उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। अब यहीं देख लीजिए, ये ग्वेन एक मेंटली डिस्टर्ब बंदा था, स्ट्रेस में था, गरीबी में जी रहा था, खुद को बहुत ज़्यादा थका हुआ सा महसूस कर रहा था, ट्रैप्ड महसूस कर रहा था, बोझ महसूस कर रहा था। लेकिन बजाय इसको किसी डॉक्टर के पास जाने के, इसको कुछ और ही फेट मिली। ये बंदा ढूंढ रहा था कि कोई इसको मार दे, और कमाल की बात यह कि वो बंदा मिल भी गया इसको। जरूरी नहीं है हर तरीके का कंटेंट कंज्यूम करने लायक हो, कुछ बहुत ही बकवास भी हो सकता है जो आप सभी को नहीं देखना चाहिए। मैंने पर्सनली इस फुटेज को देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने पर्सनली इस चीज़ को देखा। कुछ फ़ोटोज़ भी थे इससे रिलेटेड, मैंने वो सब भी देखा। और मैं क्लियरली ना कर रहा हूँ, मैं किसी को भी नहीं भेजने वाला इंस्टाग्राम के ऊपर, चाहे कोई आप मुझे मैसेज कर लेना, मैं किसी को नहीं भेजूंगा, क्योंकि ये सच में आपके लेवल का नहीं है। जो चीज़ होती है वो मैं आपको इंस्टाग्राम पर दिखा देता हूँ आपके लायक, जो आप देख सकते हो, लेकिन ये चीज़ नहीं है और मैं ना ही आपको दिखाने वाला। ड्वेन वोंग सैंग से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैंने 11 वीडियोज़ और टोटल 98 फ़ोटोज़ तकरीबन 2600 रुपये यहाँ के हिसाब से, अपने हिसाब से 2600 रुपये में बेच दी, और ये आगे से आगे वायरल होती गई। अरे सोच कर देखिए, वो ग्वेन वहाँ पर रो रहा था, अपनी ज़िंदगी से पहले ही परेशान था। बेशक उसकी जो फैंटेसीज थी वो गलत थी, लेकिन एट द एंड वो एक विक्टिम था। उसको इलाज की ज़रूरत थी, उसको किसी किलर की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया, क्यों नहीं किसी ने उसका इलाज करवाया। सोच कर देखिए आप, कहाँ ये दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, ग्वेन और ड्वेंग एक दूसरे को नहीं जानते थे, और कहाँ एल्गोरिदम ने ऐसा काम किया फेसबुक वालों ने कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट भी करवा दिया। इंटरनेट के ऊपर और भी बहुत सारी हेल्पलाइंस थी, वहाँ पर क्यों नहीं गया ये, क्यों फेसबुक ने इन दोनों को आपस में जुड़वा दिया। खैर आज भी ये ड्वेन वोंग सैंग जेल के अंदर ही है, पुलिस वालों की कस्टडी में है, लेकिन सवाल आज भी यही है कि अगला ये ग्वेन कौन होगा, अगला विक्टिम कौन होगा, और कैसे हम उसको विक्टिम बनने से पहले ही उस तक पहुंच सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। इस ड्वेन वोंग सैंग ने परफेक्टली उसको शूट किया, लाइटिंग्स वगैरह लगाई, शूट करके अलग अलग एंगल से उसको एडिट किया, एक फुटेज बनाई, सेल के लिए रख दी,
और लोगों ने उस सेल होने वाली फुटेज के ऊपर परचेज नाम का वो बटन भी दबाया। ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल सोसाइटी नहीं है। प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि मैं इसको लंबा करना चाह रहा हूँ, नहीं, लेकिन आप तक वो हिट होना चाहिए कि आखिर हम किस लेवल के लोगों के बीच में रह रहे हैं। खैर, आपको इस केस के बारे में क्या कहना है उसके बारे में भी नीचे जरूर जिक्र करें कमेंट्स में। क्या आपने वो फुटेज कहीं से देख तो नहीं ली? प्लीज़ उस चीज़ को सर्च भी मत करना, उस चीज़ को देखने की कोशिश भी मत करना, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई है बंदा जो इस तरीके की चीज़ों से परेशान हो, आप उसकी मदद करना चाहते हो, तो आप उसके बारे में भी मुझसे जरूर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट्स में भी डिस्कस करें। क्या पता हेल्प कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट दीपक सेन को एंड कमेंट पिक में शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।